दिस साइड शिवानी और आज का टॉपिक है सरफाइसी। सरफाइसी जो एक्ट है वो 2002 में आया था, प्लस इससे पहले मैं 2 एक्ट्स पे और वीडियो बना चुकी हूँ, पीएमएलए एंड एफसी फेमा, ठीक है। और सरफाइसी के अंदर 4 वीडियोस 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है सरफाइसी एक्ट, प्लस जो है सरफाइसी, हाँ सरफाइसी में इतना ही, ठीक है ना। 4 पार्ट्स में सरफाइसी डिवाइडेड है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू। अब करते हैं हम लोग स्टार्ट चैप्टर, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन, तो सरफाइसी की फुल फॉर्म क्या है? SAR, ठीक है सर। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योर करना और रिकंस्ट्रक्ट करना ऑफ FA, ठीक है सर। FA मतलब फाइनेंशियल एसेट का, और फिर उसके बाद है ESI, उसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो है एक्ट है। और ये कब आया? 2002 के अंदर। ये क्यों आया, ये क्यों आया इसको समझते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अभी चलते हैं, ठीक है। ये पूरा ओवरव्यू है, यही सेम चार्ट जो है वो स्टडी मैट के अंदर दे रखा है इंस्टीट्यूट की, ठीक है। तो बोरोवर है, बोरोवर क्या है? अगर मैं एक पर्सन हूँ और मुझे जो है पैसे चाहिए बैंक से, ठीक है, मुझे लोन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? लोन लेने जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने इनके ओरिजिनेटर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गई और फाइनेंशियल असिस्टेंस ली, लोन लिया, ठीक है, बोरोवर ने। अगेंस्ट में मैं क्या दूंगी? वो मुझे लोन किस बेसिस पे देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अ सिक्योरिटी। तो ये क्या है? सिक्योरिटी जो है उसके ऑपोजिट में जो है उसके अगेंस्ट मैंने दे दी ओरिजिनेटर बैंक को, राइट। नाउ आफ्टर कुछ टाइम तक मैंने पेमेंट बिल्कुल ठीक करी, आफ्टर दैट मैं पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और 90 डेज हो गए, मेरा अकाउंट एनपीए हो गया है। एनपीए हम सबने इंटर में पढ़ा हुआ है कि 90 डेज जो है तक अगर आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कोई भी चीज ड्यू रह जाती है तो वो एनपीए में आ जाता है। एनपीए में 3 कैटेगरीज में बंटते हैं, सिक्योर्ड, सबस्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सबस्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड और सबस्टैंडर्ड और लॉस एसेट्स जो 3 साल से अबव होते हैं, राइट। ये हो गया। नाउ इसके बाद क्या था? जो बैंक है, अब बैंक को क्या हो गया? बैंक का लॉस है। अगर मैंने बैंक को पेमेंट नहीं करी तो बैंक का लॉस है। प्लस जो वो मेरी एसेट जो दे रखा है, जो मॉर्गेज कर रखा है, बैंक अगर उससे मुझे जबरदस्ती लेने जाएगा, ठीक है, तो बैंक की रेपुटेशन खराब होगी। यही चीज अगर न्यूज़पेपर में आ गई, सपोज करो मैंने अपना घर गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। अब बैंक आ गया मेरे घर पे कि आप पैसे दो नहीं तो आप घर खाली करो, जबरदस्ती घर का सामान बाहर निकाल दिया। मैंने पुलिस को और रिपोर्टर्स को सबको फोन कर दिया। अगले दिन न्यूज में बड़ा बड़ा चक्कर आ गया कि ये बैंक आया था, इसने जो है ऐसे करा है। तो अब उस बैंक से कोई लोन लेने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन क्या हो गई? गिर गई। तो बैंक ज्यादा जो है सख्ती नहीं कर सकता, राइट। तो बैंक जो है इस चक्कर में एनपीएस भी हो जाते हैं कि अगर बैंक ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता तो एनपीए मतलब लोग डिफॉल्ट कर देते हैं। तो अब क्या करें? तो गवर्नमेंट ने कहा ओके, आप इतना नहीं कर सकते ना कि आप ऐसे जाके, बैंक की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नाउ बैंक क्या करता है? बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एआरसी जो है कंपनी होती है, वो क्या करती है? वो होते हैं गुंडे प्रॉपर। वो क्या कहते हैं? बैंक जाता है उनके पास, कहता है ये पर्सन है, ये हमारा लोन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, और ये एनपीए है, ठीक है। अब हम बहुत परेशान हैं, ये जो है घर भी खाली नहीं कर रहा है कि हम इसका घर बिकवा दें या कुछ और कर दें, या जो भी सामान है, जो भी चीज थी। तो वो क्या करते हैं? वो जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये एसेट जो है ना आप मेरे पास छोड़ जाओ, सिक्योर्ड एसेट ट्रांसफर एआरसी के पास, और मैं आपको इस एसेट के बदले में ना कैश दे देता हूँ, कुछ पैसे दे देता हूँ। अगर सपोज करो इस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। एआरसी तो होशियार बंदे हैं, वो तो गुंडे हैं, उन्हें पता है कि हम खाली कराएंगे नहीं कराएंगे। अब ये हमारी सिरदर्दी है। बैंक कहता है यार तू मतलब इसको एसेट को ले जा, तू बस मुझे ना इतने 5 लाख रुपए दे दे, मतलब 10 लाख का एसेट। नाउ ही गिवन इट ऑन 5 लाख रुपीज, राइट। तो अब जो है वो 5 लाख रुपए में वो एसेट बैंक ने बेच दिया। तो वो क्या करा इन्होंने, बैंक ने क्या करा? अब ये एसेट जो है ट्रांसफर कर दिया एआरसी को, और एआरसी में 5 लाख का कैश दे दिया। नाउ एआरसी जाएगा इस बोरोवर के पास और इसके घर पे जो है ना आके इसका सामान वामान सब फेंक देगा, कर देगा, और इसको घर से बाहर निकाल देगा। एक घर छोड़ो, तुमने बैंक का लोन नहीं दिया, अपार्ट बैंक ने तुम्हें इतने नोटिस वगैरह दिए। तो क्या होगा?
फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी, न्यूज़पेपर में छपेगा। जिस दिन न्यूज़पेपर में ये छप गया कि एआरसी ने इस बंदे से घर खाली करा लिया कैसे भी करके, ठीक है, तो क्या होगा, तो एआरसी की तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सारे के सारे बैंक क्या हो गए फटाफट कि भाई ये हमारा एनपी है यार, तू रख ले, तो खाली करा ही लेगा, तू हमें इतना कैश दे दे। एआरसी की वैल्यू क्या होगी, बिल्डअप होगी, ठीक है, इन सब चीजों से। एआरसी का काम ये है ना। अब एआरसी ने एसेट क्या करा, परचेज करा बैंक से, तो अब एआरसी के पास इतने सारे पैसे होंगे नहीं होंगे, ठीक है। एआरसी के पास जरूरी नहीं है ना कि इतना इतना कैश हो कि वो जो है क्या नाम है बैंक को, क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है ना घर अपना खाली कर दे नाउ। तो एआरसी जो है क्वालिफाइड बायर्स होते हैं, ठीक है, वो एआरसी को कैश देते हैं कि हम तुम्हें कैश देते हैं, तुम बदले में ना हमें ये सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दो, एक पर्ची दे दो कि हाँ तुमने हमसे इतना कैश लिया और तुम इसमें हमें इतना इंटरेस्ट दोगे, कैश तुम्हें हम देंगे, दैट इज क्यूबी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वालिफाइड बायर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस सिक्योरिटाइजेशन का जो एक्ट बनने के बाद में आया है, काफी इसलिए आया है क्योंकि जो एआरसी जो थी वो फेल हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं कि ये कहाँ से कैश रेज करेंगे, इन्हें बैंक कैसे देगा पैसे, तो ये बैंक को पैसे कैसे देंगे जो फ्लो करने के लिए, तो उन्होंने इसलिए क्वालिफाइड बायर का वो करा, कॉन्सेप्ट लेकर आए, और उसको एआरसी सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देता है, वो उनको कैश दे देता है, और वो कैश जो है वो बैंक को दे देता है टू सिक्योर द एसेट, ठीक है। ये है पूरा सरफाइसी का कॉन्सेप्ट। तो सरफाइसी में एक बोरोवर हो गया जिसने डिफॉल्ट करी है, एक बैंक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने पैसा दिया है, एक हो गया एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और एक हो गया क्वालिफाइड बायर जो कि एआरसी को पैसा देता है टू रेस जो है टू बाय एसेट, टू परचेज एसेट्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम करते हैं कुछ डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस क्या है, तो फर्स्ट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब टू रिकंस्ट्रक्ट मींस एक्विजिशन बाय एनी एआरसी, ठीक है। जब एआरसी कोई भी एसेट लेता है ऑफ एनी राइट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट इन एनी बैंक, ठीक है, तो जब भी कोई एआरसी एक्वायर करता है ऑफ एनी राइट, ठीक है, कोई भी राइट financial institution or interest in any bank, right, in any financial assistance for the purpose of realization of such financial asset, ठीक है, उस फाइनेंशियल एसेट को रियलाइज करने के लिए वो कोई भी राइट, अब जरूरी नहीं है कि हर बार ये एक्चुअली इनका एसेट परचेज करता है, ये कमीशन पे भी काम करता है। इसको जो है ना क्या नाम बैंक कहता है मैं तुझे इतनी कमीशन दूंगा, इतना परसेंटेज दूंगा जितने का मेरा एसेट बिके, तू मेरा एसेट यार दिलवा दे, ठीक है, तो ये कमीशन पे भी काम करता है, ये अपना कमीशन रख लेता है और बैंक को आगे प्रोसीड फॉरवर्ड कर देता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन मींस एक्विजिशन, एक्वायर करना क्या, बाय एआरसी ऑफ एनी राइट, कोई भी राइट, राइट क्या, राइट ऑफ द एसेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट इन एनी बैंक, और बैंक का कोई भी इंटरेस्ट है उसको जो है एक्वायर करना, राइट, इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, किस फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसों के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस, और उस फाइनेंशियल असिस्टेंस को रियलाइज कराना पर्पज है एआरसी का। रियलाइज मतलब बिकवाना, ठीक है, उसको कैसे भी वापस लेकर आना बैंक के पास कि हाँ वो अपना पैसा कर सके, तो रियलाइज कराने का पर्पज है वो क्या एआरसी करता है, एक्विजिशन करता है, किसकी करता है, राइट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट इन एनी बैंक इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल, सब कुछ पैसों के लिए हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ पैसों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस रियलाइज कराना, उसी फाइनेंशियल असिस्टेंस को, वो एआरसी का पर्पस है, और एआरसी एक्विजिशन लेता है किसी भी राइट की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरेस्ट इन एनी बैंक, राइट। ये हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन। नाउ एआरसी, एआरसी क्या है, एआरसी इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नॉट अ बैंकिंग कंपनी, इसका काम नहीं है लोगों को लोन देना, राइट। रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर्ड है, एंड पर्पस इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन ऑफ बोथ, तो एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने का, सिक्योरिटाइजेशन का, दोनों का जो है इसका पर्पस है। नाउ द थर्ड इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का क्या मतलब है, नॉन पेमेंट ऑफ डेट payable by borrower to secured creditor, consequence of which such borrower is classified as NPA. Now default का क्या मतलब, default means कि पैसे नहीं दिए, non payment of debt,
डेट का जो है मतलब उधार नहीं दिया. पेबल बाय बोरोवर टू सिक्योर्ड क्रेडिटर. सिक्योर्ड क्रेडिटर मीन्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Borrower means the person who borrows the financial assistance. Consequences of which such borrower classified as NPA. Due to which such borrower is classified as NPA means जो है non-payment of debt security after notice of 90 days demanding payment of dues of debenture trustee or any other authority. Right. तो क्या है नॉन पेमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी आफ्टर नोटिस फॉर 90 डेज. ठीक है. राइट. नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट. तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया. अभी हमने एसेट रिकंस्ट्रक्शन पढ़ लिया फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस. पर्पस क्या है. पर्पस है रियलाइजेशन ऑफ दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस. क्या होता क्या है. एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट इन द बैंक. राइट. ARC क्या हो गया. जिसका काम है जो बैंकिंग कंपनी नहीं है सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर्ड है. पर्पस क्या है. सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और बोथ को कैरी करने का. डिफॉल्ट मींस डिफॉल्ट बाय द बोरोवर और नॉन पेमेंट ऑफ डिमांड जो है डेट आफ्टर जो है नोटिस ऑफ 90 डेज. राइट. नाउ फाइनेंशियल एसेट क्या होता है. फाइनेंशियल एसेट जो हमने सरफाइसी पढ़ा था उसके अंदर क्या था. SAR सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट. तो दैट इज दैट फाइनेंशियल एसेट. राइट. जो हम फाइनेंशियल एसेट जो बोरोवर जो सिक्योरिटी जो देता है दैट इज फाइनेंशियल एसेट. मीन्स डेट और रिसीवेबल इंक्लूड्स. फाइनेंशियल एसेट मीन्स डेट्स और रिसीवेबल इंक्लूड्स. ठीक है. एनी डेट और रिसीवेबल सिक्योर्ड बाय. ठीक है. डेट और रिसीवेबल इंक्लूड कोई भी डेट और रिसीवेबल सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ और चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. कोई भी डेट या रिसीवेबल जो पैसा बैंक को मिलने वाला है वो सिक्योर्ड हो बाय मॉर्गेज और चार्ज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब वो सिक्योर्ड हो या तो वो मॉर्गेज पे या वो बैंक के जो है फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया हो. चार्ज क्रिएशन ऑफ अ चार्ज या वो मॉर्गेज हो टू द ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट. और ऐसे ही अ मॉर्गेज चार्ज और हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी. हाइपोथिकेशन और प्लेज. ठीक है. तो MCHP जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है. मॉर्गेज चार्ज हाइपोथिकेशन और प्लेज. राइट. और मॉर्गेज और चार्ज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. ये डेफिनेशन याद करनी है. ठीक है. अब इसका आता है एनी बेनिफिशियल राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन एनी टेंजिबल एसेट. कोई भी बेनिफिशियल राइट आप उसको राइट दे रहे हो. बैंक को कोई राइट दे रहे हो. बैंक को आप टाइटल दे रहे हो या कोई बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो. टेंजिबल एसेट जिसको छुआ जा सके वो वाला एसेट. टेंजिबल एसेट के अगेंस्ट आप राइट टाइटल और इंटरेस्ट. ठीक है. वो आप प्रोवाइड कर रहे हो. गिवन ऑन हायर एंड फाइनेंशियल लीज और कंडीशनल सेल अंडर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. दैट इज वन इज फॉर मॉर्गेज जो है डेट और सिक्योर रिसीवेबल के अगेंस्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज और चार्ज. मॉर्गेज चार्ज हाइपोथिकेशन प्लेज जो है मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है. एनी बेनिफिशियल राइट. ठीक है. बाइट BIT बेनिफिशियल राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन एनी टेंजिबल एसेट. ठीक है. गिवन ऑन हायर एंड फाइनेंशियल लीज. आप हायर पे उसको जो है कोई भी आपने जो भी टेंजिबल एसेट है जो कि आपने किसी और को हायर पे या किसी को लीज पर और कंडीशनल सेल और अंडर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट. इन केस अगर आप हम टीवी खरीदने जाते हैं जब सेल लगती है तो हम उसको क्या करते हैं कई बार फाइनेंस करा लेते हैं या गाड़ी को फाइनेंस करा लेते हैं. वो गाड़ी नाम पर हमारे हो जाती है लेकिन उसका बैंक वालों पर भी राइट होता है क्योंकि हमने तो सिर्फ 2 लाख रुपए डिपॉजिट करे और 6 लाख की गाड़ी थी और 4 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया. तो एनी बेनिफिशियल राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन एनी टेंजिबल एसेट गिवन ऑन हायर एंड फाइनेंशियल लीज और कंडीशनल सेल और अंडर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट. तो इन चारों पे हायर परचेज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, कंडीशनल सेल ये सब और कोई एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए हमें राइट टाइटल और इंटरेस्ट मिला हो टेंजिबल एसेट पे विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन टू पे एनी अनपेड पोर्शन. ठीक है. ये हो गया इतना कि कोई भी हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा. कार परचेज करी, कार के ऊपर जो लोन लिया ये उस चीज की बात कर रहा है C पॉइंट के अंदर.
विच, अब उसके आगे बढ़ते हैं, विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन टू पे द अनपेड पोर्शन, जो सिक्योर करता है ऑब्लिगेशन टू पे द अनपेड पोर्शन, जो पोर्शन पर्सन ने पे नहीं करा है वो पोर्शन कौन पे करेगा, बैंक पे कर रहा था। तो जो अब वो जो बैंक का जो अब ये जो 4 लाख है, बैंक डेफिनेटली 4 लाख तो लेगा नहीं, हम लोग तो उसे इंस्टॉलमेंट में देंगे। गाड़ी की कंपनी तो एक बार 4 लाख लेके बैठ गया तो हम उसे 4.5 या 5 लाख देंगे इन द पीरियड ऑफ 4 to और 5 ईयर्स, जो भी स्पैन होगा, ठीक है। तो विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन, अब हमारा ऑब्लिगेशन है टू पे द अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस, जो परचेज का प्राइस था, ऑफ सच एसेट और एन ऑब्लिगेशन इनकर्स और क्रेडिट अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अब जो है हमारा क्या है, सिक्योर द ऑब्लिगेशन टू पे द अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ सच एसेट और अदर ऑब्लिगेशन इनकर्ड क्रेडिट अदरवाइज, राइट। टू इनेबल द बोरोवर, जो बोरोवर है, द पर्सन हु टेक्स द लोन, टू एक्वायर सच टेंजिबल एसेट, और ये जब हम अनपेड पोर्शन पे कर देंगे, जब हम बैंक को अनपेड पोर्शन पे कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उस एसेट को एक्वायर कर सकते हैं। इट मीन कि अगर हमने गाड़ी पर, कार पर जो है, अगर हमने अपनी पेमेंट्स नहीं करी, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ड्यूरेज, तो वो क्या होगा, बैंक हमारी कार आती है, बैंक कार उठा के ले जाती है हमारी, राइट। तो इनेबल द बोरोवर टू एक्वायर सच टेंजिबल एसेट, और एक्वायर क्या करना है, सच टेंजिबल एसेट, जो कि अनपेड पोर्शन, जिससे एक्वायर जब पूरा पे कर दे तो वो ओनर हो जाए। नाउ फर्स्ट इज जो हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल एसेट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए, लैंड, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और कोई टेंजिबल एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट। तो इमूवेबल, मूवेबल, टेंजिबल, नाउ इंटेंजिबल, any right, title or interest or on any intangible asset or license or assignment of such intangible asset, right, title, interest on any intangible asset, right, title और interest, जो कि हमने tangible asset में भी था, right, title और interest, ठीक है, on any intangible asset, intangible asset में license भी आ जाते हैं और assignments भी आ जाती हैं, ये इसका पार्ट है। अब सेम चीज है जो टेंजिबल में पड़ा था, which secures the obligation to pay the unpaid portion of the purchase price of such intangible asset or an obligation incurred or credit otherwise extended। तो क्या है, obligation to pay the unpaid portion of the purchase price, right, जो purchase price का जो unpaid portion है उसका obligation to pay, same, to enable the borrower to acquire such intangible asset, license or of the intangible asset, same, इंटेंजिबल एसेट का नाउ जो है वो राइट टू एक्वायर हो जाएगा बाद में। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मींस लाइक अगर मैं बिजनेस करने जा रही हूँ तो उसके लिए जो हेल्प होती है, दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो 5 पार्ट में डिवाइडेड है जो फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन है। फर्स्ट इज इमूवेबल, सेकंड इज मूवेबल, थर्ड इज टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। 5 चीजें, राइट। Now, securitization means acquisition of financial asset by an ARC के through from any originator, जो owner था, right, by raising of funds of such ARC from qualified buyer by issue of security receipt representing undivided interest in such financial asset, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज सेम एज फाइनेंशियल एसेट, राइट। पहले ये वाली जो डेफिनेशन है वो, ठीक है। तो ओरिजिनेटर क्या है, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है, ये वाला सेम, कि एआरसी के अंदर एआरसी ने एक एसेट एक्वायर करा, राइट, और उसने क्या करा, रेज करा मनी फ्रॉम द क्वालिफाइड बायर एंड इशू द सिक्योरिटी रिसिप्ट, ठीक है। ये दिस इज द definition of securitization. Now the thing is security interest, security interest is same as financial asset, same definition लिखकर आने, security interest is same as financial asset, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्या है, सेम। Now section 3 is registration of asset reconstruction company। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसका रजिस्टर करना, ठीक है। तो एआरसी क्या कर सकती है, एआरसी कोई भी बैंकिंग कंपनी नहीं होगी और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ आरबीआई, दैट इज सेक्शन 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी।
कंडीशन टू कैरी ऑन अ बिजनेस बाय एआरसी। एआरसी बिजनेस कब एज अ एआरसी कर सकती है? फर्स्ट चीज, उसको क्या मिला हो? सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, ऑब्वियसली रजिस्टर हो गई हो, एंड नेट ओन फंड नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज, और जो उसके नेट ओन फंड्स है, जो उसके पास जो पैसे हैं, वो नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज, ठीक है, 100 करोड़ से कम के जो है नेट ओन फंड्स उसके नहीं होने चाहिए। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय आरबीआई। अब आरबीआई सर्टिफिकेट कब प्रोवाइड करेगी, रजिस्ट्रेशन कब देगी? पहला, नॉट इनकर्ड लॉसेस इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर इस एक्ट से आने से पहले सरफाइसी ये चीजें पहले भी होती होंगी, ठीक है, तो उसने प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में कोई लॉस ना इनकर करा हो। सेकेंड, एडिक्वेट अरेंजमेंट, उसके पास पूरा इंतजाम हो कैसे वसूली करनी है, पहले तो उसने कभी लॉस ना लिया हो 3 साल प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में। एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट को निकलवाने के लिए उसमें पूरा इंतजाम हो, एडिक्वेट अरेंजमेंट हो। एबल टू पे द पीरियोडिक रिटर्न्स, ठीक है, अब जो रिटर्न जो है, जो भी एआरसी को भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, और एआरसी जो सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करती है क्यूआईबी को, उसके लिए भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाली सारी की सारी चीजें जो है ना, वो पीरियोडिक रिटर्न्स वो एबल टू पे हो, मतलब किसी चीज में उसे डिफॉल्ट ना कराओ पेमेंट में। रिडीम ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट इन्वेस्टमेंट मेड इन एनी कंपनी बाय क्यूआईबी, और अगर किसी भी कंपनी में क्यूआईबी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ठीक है, तो वो जो है रिडीम हो जानी चाहिए ड्यू डेट पर, ठीक है। ड्यू डेट को हमने सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करी क्यूआईबी को, ठीक है, उसमें हमने पक्का डेट डाली होगी कि हम इस तारीख तक जो है आपको सारे पैसे वापस कर देंगे, तो वो सेम टाइम पर हमारे पैसे भी वापस हो जाने चाहिए। और जो हमें पीरियोडिक रिटर्न, क्यूआईबी बेवकूफ तो है नहीं, अगर उसने क्यूआईबी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए तो उसने इसी इंटरेस्ट पे दिए होंगे, तो वो जो इंटरेस्ट है पीरियोडिक रिटर्न वो भी दे देना चाहिए, राइट। नाउ, डायरेक्टर हैव एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इन मैटर्स रिलेटेड टू। अब जो डायरेक्टर है, जो पर्सन जो है एआरसी चला रहा है, उसको एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए फाइनेंस में, सिक्योरिटाइजेशन में और रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन पैसे, वही एसेट को परचेज करना, रिकंस्ट्रक्शन भी सेम है, ठीक है, और फाइनेंस, बस रिकंस्ट्रक्शन में क्यूआईबी इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। और जो है फाइनेंस में उसको प्रॉपर जो है एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। डायरेक्टर नॉट कन्विक्टेड अंडर मॉरल टर्पिट्यूड, और मॉरल टर्पिट्यूड के अंडर जो है कोई भी डायरेक्टर नहीं आना चाहिए, कोई फ्रॉडलेंट कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसपे मॉरल टर्पिट्यूड का कोई केस चला हो कभी, राइट। स्पॉन्सर ऑफ FIT एंड प्रॉपर पर्सन एज पर आरबीआई, तो स्पॉन्सर जो है वो फिट होना चाहिए एंड प्रॉपर पर्सन, आरबीआई की डेफिनेशन में प्रॉपर पर्सन की डेफिनेशन है, वो पर्सन फिट और प्रॉपर पर्सन होना चाहिए एज पर आरबीआई, जो स्पॉन्सर्स है। कंप्लाई विद द प्रोसीजर नॉर्म्स एज पर आरबीआई, जो आरबीआई ने नॉर्म्स दिए हैं वो वाले। तो फर्स्ट इज कि कोई लॉस नहीं होना चाहिए 3 साल तक, पूरा इंतजाम होना चाहिए, एडिक्वेट जो है वो रियलाइजेशन, ठीक है, आप रिटर्न जो है टाइम पर दो, इन्वेस्टमेंट जो करिए उसको भी टाइम पे जो है पे ऑफ कर दो। एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए फाइनेंशियल में, सिक्योरिटाइजेशन में और रिकंस्ट्रक्शन में, और डायरेक्टर कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए मॉरल टर्पिट्यूड में, और स्पॉन्सर जो है, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो फिट और जो है प्रॉपर पर्सन होने चाहिए आरबीआई के थ्रू, मतलब आरबीआई के डेफिनेशंस में जो आते हैं, और कंप्लाई विद द प्रूडेंशियल नॉर्म एज पर आरबीआई, और जो आरबीआई ने जो डायरेक्शंस दे रखी हैं वो माननी है, क्योंकि आरबीआई ने इसे बनाया, तो आरबीआई इसको गाइडलाइंस और डायरेक्शन इशू करेगा, तो वो सारी की सारी एआरसी को माननी पड़ेगी। एआरसी इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी, राइट, वो सिर्फ क्या है, गुंडे हैं, राइट। ऐसे करके इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अगर कंडीशन सारी की सारी फुलफिल्ड है, डायरेक्टर हमारे क्वालिफाइड है, हम 3 साल से कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट है कि हम एसेट को एक्वायर कर सकते हैं उस चीज का, ठीक है, प्रिपेयर्ड है, तो ये सब अगर कंडीशन सारी कंप्लाइड है तो सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। रिजेक्ट एप्लीकेशन इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, डेफिनेटली अगर कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई तो क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा आगे कि आप बताओ कि ये क्यों नहीं कंडीशन सेटिस्फाइड। प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर, आरबीआई से हमने सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि नाउ यू आर एन एआरसी, कांग्रेचुलेशंस, जाओ, लेकिन
ARC के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें RBI से प्रायर अप्रूवल लेनी है। सब्सटैंशियल चेंज इन इट्स मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट जो पर्सन जो रन कर रहे थे, जो डायरेक्टर्स थे, अगर उनमें सब्सटैंशियल चेंजेस है, ठीक है, तो जब बहुत सारे डायरेक्टर्स और जो है मैनेजमेंट जो है बदल चुका है, तो उसके लिए आपको RBI से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज हुआ है ARC का, तो वो भी जो है RBI से अप्रूवल होगा। और चेंज इन इट्स नेम, अगर आप पूरा नाम ही बदल दो ARC का। नाउ सब्सटैंशियल चेंज का मतलब क्या होता है? सब्सटैंशियल चेंज मीन्स, ठीक है, सब्सटैंशियल चेंज मीन्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स हैं वो कहीं और ट्रांसफर, चेंज अफेक्टेड द स्पॉन्सरशिप, ठीक है, जो भी चेंज है वो स्पॉन्सर्स, जो पर्सन जो स्पॉन्सर्स जो फिट एंड प्रॉपर थे उसमें चेंज आया है, ठीक है, अमलगमेट हुई है, किसी के साथ अमलगमेट हो गई है, या ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ कंपनी, या कंपनी का जो बिजनेस है वो जो है क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो इसको सब्सटैंशियल चेंज का मतलब क्या है? शेयर्स जो है ट्रांसफर हुए हैं, स्पॉन्सर्स ट्रांसफर हुआ है, अफेक्ट हुआ है, अमलगमेशन हुआ है, या तो अमलगमेट या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी, कंपनी का बिजनेस क्या है, ट्रांसफर हो गया। नाउ RBI डिसीजन जो है फाइनल और बाइंडिंग होता है। ऑब्वियसली अगर RBI ने बनाया है ARC को, तो उसका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। अब RBI से ऊपर ARC के लिए कोई नहीं है, तो जो भी उसका काम जो भी करेगा, मतलब जो भी उसको डायरेक्शंस और ये सब चीजें होंगी वो RBI देगा, और RBI का डिसीजन जो है फाइनल और बाइंडिंग होगा ARC के ऊपर। नाउ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट दिया किसने था? RBI ने। कैंसिल कौन करेगा? RBI। RBI cancel the certificate due to cease to carry business। ARC जो है बिजनेस ही नहीं चला पा रहे हैं, बिजनेस कर ही नहीं रहे, राइट। सीज टू होल्ड और रिसीव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम QIB, और वो जो है QIB ने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो है रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी QIB इज नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर ARC, तो भी जो है वो ARC को बंद कर देंगे। फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच टू रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में जो स्पॉन्सर फिट एंड प्रॉपर है, 3 साल से प्रीसीडिंग 3 इयर्स में कोई लॉस नहीं हुआ है, ये सारी अगर कंडीशंस कंप्लाई नहीं हुई है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लगाई थी, तो क्या होगा, वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा। फेल्स टू, और चौथी चीज क्या है? फेल टू डायरेक्शन ऑफ RBI ने जो कहा था वो तुमने माना नहीं। मेंटेन अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ और RBI, ठीक है, अकाउंट मेंटेन करना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ और RBI, जो लॉ ने कहा है उस हिसाब से, या जो RBI कह रहा है वो। सबमिट और ऑफर टू इंस्पेक्ट द RBI, ठीक है, अब सबमिट टू ऑफर, अब जो है RBI ने जो है बोला कि भाई मुझे तो इंस्पेक्शन करना है, अब वो आप जो है जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट नहीं कर पाए। प्रायर अप्रूवल एज पर सेक्शन 3 जो आपको लेनी थी, जो आपका चेंजेस इन ऑफिस हुए थे, या लोकेशन ऑफ अ बिजनेस चेंज हुआ था, या सब्सटैंशियल चेंज इन द मैनेजमेंट हुआ था, या नेम ऑफ द ARC, ये जो 3 कंडीशंस थी, वो भी उसमें जब आप प्रायर अप्रूवल लेनी थी वो आप नहीं ले पाए, आपने लिया ही नहीं, ठीक है। तो RBI ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपको डायरेक्शंस दी कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, वो भी नहीं मान पाए। आपको जो है बोला कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं एज पर लॉ, जो भी आपको लॉ में कहा गया है, या जो RBI जो आपको डायरेक्शन दे रहा है उसके हिसाब से आप वो भी नहीं कर पाए, या आपको प्रायर अप्रूवल लेनी थी, ठीक है। सब्सटैंशियल चेंज इन मैनेजमेंट की, चेंज इन लोकेशन और चेंज इन नेम ऑफ द ARC, आप वो भी नहीं ले पाए। अगर आप इन 4 चीजों में फेल हो जाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर की 4 और नीचे की 4, ठीक है ना, ऊपर की 3 नीचे की 4। नाउ अपील टू एन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, अब आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आ गया है, ठीक है। तो ARC ना अब रोता रोता गया कि RBI के ऊपर कौन है? CG। तो ARC विद इन 30 डेज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ RBI ने ऑर्डर पास कर दिया, ना अब तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और ARC जो है बंद करो। तो ARC जो है जब ऑर्डर RBI दे देता है, कैंसिल कर देता है सर्टिफिकेट का, फॉर कैंसिलेशन ऑफ अ सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज ऑफ दैट ऑर्डर, अब वो CG के पास जाएगा। CG में भी कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है, कि आप अपनी बात बताओ कि क्या हुआ, क्यों आपका सर्टिफिकेट जो है कैंसिल करा जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उन्हें ये लगता है कि नहीं नहीं ये तो इस बंदे के साथ गलत हो रहा है, नहीं ARC ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं आप रेलिवेंट नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब इतना था, हमने सेक्शन 3 सेक्शन 4 और जो डेफिनेशंस थी, जो भी जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने सारी कर ली है।
ठीक है, तो आज के जो है क्लास में अभी लेक्चर में इतना ही, फिर हम इसके आगे जो है नेक्स्ट जो है वो कल अपलोड हो जाएगा, राइट। थैंक यू।